हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। यानी आज से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये जो लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर। यानी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का ओरिजिनेट यानी उद्भव कहां से हुआ है। ठीक है, एकदम बेसिक जीरो, कहां से केमिस्ट्री आया है, ये वर्ड जो है केमिस्ट्री ये कहां से आया है, किसमें इसका योगदान रहा है। यानी कोई ना कोई तो होगा ना साइंटिस्ट जो इसमें रिसर्च वगैरह किया है, ताकि आज के टाइम पे हम लोग इतना जो जानते हैं चीज़ें, ठीक है, चाहे वो मैं बायो केमिस्ट्री की बात करूँ, मेडिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बात करूँ, या फिर अदर बहुत सारे हम लोग एरिया में केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। आप देख लो ना, आज के टाइम पे जो भी मेडिसिन वगैरह हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, मेडिकल के फील्ड में आप देखोगे वहाँ भी केमिकल्स का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में देख लो, इंडस्ट्री में लाखों चीज़ों बनाया जाता है। आज के टाइम में मैन्युफैक्चर होता है, चाहे वो कार ले लो, व्हीकल ले लो, और कोई इंजन पार्ट ले लो, हर जगह पे केमिस्ट्री यानी केमिकल्स वगैरह का वहाँ भी यूज होता है। केमिकल पेंट होता है, केमिकल और तरह का डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज किया जाता है प्रोडक्ट वगैरह। इसके अलावा हम लोग जो टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ भी केमिकल्स का यूज होता है। यानी आज के टाइम पे विदाउट केमिस्ट्री आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई केमिस्ट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आखिर ये इसमें योगदान किसका रहा, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांच कितना है केमिस्ट्री का, किन किन भागों में केमिस्ट्री को डिवाइड करा गया है। जैसे मैंने कहा ये वर्ड कहां से आया, फर्स्ट टाइम कौन इसको यूज किया था, यानी बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अदर हैंड ये आपका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि आज ये पता चलेगा आपको कि आखिर ये केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है हमारे लाइफ में, और केमिस्ट्री को किन किन भागों में डिवाइड करा गया, इसके पितामह कौन है, फादर कौन है, सब चीज़ के बारे में आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक ही चलेंगे। अभी मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा, ताकि आज के टाइम पे अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठते हो तो वहाँ पे अच्छा नंबर सिक्योर कर पाओ। देखो, केमिस्ट्री हमेशा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि फिजिक्स का मैं अगर बात करूँ तो कोई भी बच्चा जो है फिजिक्स में अच्छा खासा रहता है। खासकर मैं बात करूंगा जो बच्चा साइंस वगैरह लेता है वो फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़ लेता है, इजंट इट। बायोलॉजी को बात किया जाए तो बायोलॉजी भी चलो किसी तरह करके वो कर लेता है, लेकिन केमिस्ट्री में जो इतना कंपाउंड वगैरह है, रिएक्शन वगैरह है, फॉर्मूलाज है, ठीक है, जिसमें बच्चे को काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सबसे डर इसी सब्जेक्ट में लगता है स्टूडेंट को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही आसान और सिंपलर भाषा में एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाऊंगा क्या होता हर एक चीज़, चाहे वो कोई फॉर्मूला रहे, कोई डेरिवेशन रहे, ठीक है, या फिर कोई आपको चीज़ें समझने में डिफिकल्टी हो रहा है, बहुत ही आसान भाषा में एकदम सिंपलर वे में आपको समझाया जाएगा, ताकि आप लोग लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओ और एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओ। समझ आए कि नहीं। सो गाइस, चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले। देखो, आज के टाइम पे अगर कोई भी गवर्नमेंट जे आप एग्जाम में बैठते हो ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, जो केमिस्ट्री रहे या फिजिक्स रहे या बायोलॉजी रहे, पूरा का पूरा साइंस, वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। और एनसीईआरटी में ना काफ़ी थ्योरेटिकल और चीज़ों को समझना पड़ता है, मतलब कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई बच्चा नहीं रहता। आप देखोगे ध्यान से ना, तो केमिस्ट्री में जो भी साइंस में जो भी केमिस्ट्री रहे, फिजिक्स रहे या फिर बायोलॉजी रहे, एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन थ्योरीज रहता है, एग्जाम्पल्स रहता है, उसमें बहुत सारा चीज़ बोलने का ट्राई करता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो रहता है वो काफी स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। इवन यूपीएससी वाले सारे कैंडिडेट जो है वो सबसे पहले जो जिस बुक को पढ़ते हैं वो आपका एनसीईआरटी है। सीजीएल वाला भी कोई अगर तैयारी करता तो सबसे पहले बुक कौन सा पकड़ता है, एनसीईआरटी। आप देख लीजिएगा, कोई भी जो यूपीएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता है, अच्छा एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करता है, 6 से लेकर 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास और 11 क्लास, 6 से लेकर 11 क्लास तक का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ता है। ये आप समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को डिकोड करना, मतलब हेवी वर्ड को सिंपलर भाषा में समझाने का काम मेरा रहेगा। तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझाऊंगा। ये भी आप समझ गए होंगे कि मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड आपको देने वाला हूँ सारा कंटेंट। जहाँ से क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी रहे, रेलवेज रहे, या कोई अदर सेक्टर है, बैंकिंग रहे, फिर कहीं अदर सेक्टर है, हर जगह पे पूछा जाता है, राइट। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना वो डिले करते हुए। सॉरी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन, राइट। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि सर जी ये जो केमिस्ट्री है ना, ये वर्ड कहाँ से आया है और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका वर्ड है ना केमिस्ट्री, ये आपका वर्ड है इजिप्शियन वर्ड है। क्या है मेरा, इजिप्शियन वर्ड है। आप बोलेंगे सर जी इजिप्शियन का मतलब क्या है, इजिप्ट, इजिप्ट आप सुने हैं ना, इजिप्ट,
इजिप्ट, तो इजिप्ट से लिया गया, जहाँ पे जिसको हम लोग मिस्र बोलते हैं, जहाँ पे मिस्र समझ रहे हो ना, जैसे गीजा वगैरह हो गया और पिरामिड वगैरह हो गया, ठीक है, वहीं पे आपका है। तो इजिप्शियन ये वर्ड है। अच्छा, वर्ड क्या है? वर्ड आपका है केमियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको मैं ना किसी अदर कलर से यहाँ पे कर देता हूँ हाईलाइट। ये कौन सा वर्ड है? एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। ये वर्ड है आपका केमियो। ये केमियो वर्ड से लिया गया। कौन सा वर्ड से लिया गया? केमियो वर्ड से। अब आप बोलेंगे सर जी केमियो वर्ड जो है, जो कि इजिप्शियन वर्ड है, मुझे समझ आ गया, इसका मतलब क्या होता था उस टाइम पे पहला जब स्टार्ट किया गया था? तो डियर स्टूडेंट, केमियो का मतलब होता है ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। केमियो का मतलब होता है ब्लैक कलर। तो वहां से लिया गया और उसी से बना केमियो से केमिस्ट्री। समझ आए मेरी बात की नहीं? ठीक है। अब बारी आता है कि सर जी उस टाइम पीरियड में, अभी तो मैं केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ पे उस टाइम पीरियड में जो केमिस्ट्री के बारे में यानी कि इसके बारे में रिसर्च किया जाता था, स्टडी किया जाता था, उसको बोलते क्या थे? क्या केमिस्ट्री कहा जाता था? वो तो बाद में डिफाइन इसको किया गया केमिस्ट्री, राइट, क्योंकि ये केमियो वर्ड से लिया गया, फिर इसको बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट, अर्लियर टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में जो स्टडी किया जाता था ना केमिस्ट्री का, उसको बोला क्या जाता था? उसको कहा जाता था केमियो टेक्निक। ठीक है, क्या कहा जाता था? यहां देखो लिखा गया है केमियो टेकिंग, ये कहा जाता था। ठीक है, केमो टेकिंग भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कहा जाता था उस टाइम पीरियड में जब केमिस्ट्री को पढ़ा जाता था, उसमें कोई रिसर्च किया जाता था या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाता था, तो कहा जाता था केमो टेक्निक। ठीक है, केमो इसको टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर केमो टेकिंग कहा जाता है। तो आप इस तरह समझ लेना, लेकिन ये आपको जो वर्ड है इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। अच्छा एक सेकंड, मैं दूसरा कलर ले लिया, ओके, ब्लैक में ले लेता हूँ। तो इसका आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रह लोगे। चलिए अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन। सर जी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, ये बताइए। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, वो मुझे बता दिए। देखो पहली बात तो ये एक आपका साइंस का ब्रांच है, ऑब्वियसली बात है, एवरीवन नो दैट कि सर जी विज्ञान में होता है मेरा क्या, साइंस, मतलब साइंस जो होता है विज्ञान, इसमें तीन ब्रांच में बेसिकली बांटा जाता है। एक होता है मेरा फिजिक्स, ठीक है, यानी भौतिकी, एक होता है मेरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन, और एक होता है मेरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो वन ऑफ देम ये है, उसी में से एक पार्ट होता है। तो आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें कि इन विच हम लोग पढ़ते क्या? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ऑफ द मैटर अलॉन्ग विद द सेम अदर चेंजेज बिकॉज ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर स्टडीज। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, यहाँ समझना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल से ये बोला जा रहा है कि हम लोग केमिस्ट्री एक नेचुरल साइंस का पार्ट होता है। नेचुरल साइंस, नेचर यानी नेचर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। भाई नेचर में हर कोई आ जाता है, फिजिक्स भी नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी भी नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, और केमिस्ट्री भी, क्योंकि है तो सब नेचर के अंदर ही ना। ठीक है, जो नेचर से बाहर है, जो हमारे से कोई रिलेट ही नहीं करता, उसके बारे में स्टडी क्यों करना? हम लोग स्टडी करते हैं दुनिया को जानने के लिए, ताकि हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए और लाइफ को ईजी बनाया जाए। ठीक है, आज के टाइम पे केमिकल वगैरह का पॉजिटिव यूज किया जाता है, हर एक चीज का यूज किया जाता है, पॉजिटिव यूज किया जाता है। ठीक है, एक से एक चेयर बनाया जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, कोई आप देख लो व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह बनाया जाता है, सब में अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, कंपाउंड जो पार्ट्स बनाया जाता है, क्यों? तो कि उसमें केमिकल वगैरह का यूज किया जाता है, राइट। उसके अलावा भाई आप देखो ना कितना सारा, चाहे मैं बात करूंगा इंडस्ट्री ले लो, अलग अलग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, उसी का इफेक्ट, केमिकल का इफेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू से मतलब समझ लो दुनिया को काफी ईजी बनाया गया है और अच्छी तरह से चीज़ों को सिंपलर करा गया, ताकि लाइफ जो है उसको इजी बनाया जाए लोगों के लिए। और हम लोग का काम ही वही है, ठीक है, जो रिसर्च वगैरह का किया जाता है, हम लोग का भी काम है आप लोग के लिए इजी करना सब्जेक्ट को। दैट्स वाई हम लोग का काम है आप लोग को अच्छे से अच्छी तरह से पढ़ाना एज ए टीचर का। सिमिलरली अगर बात करेंगे साइंटिस्ट का, उनका काम क्या है? लोगों के लाइफ को, ठीक है, लोगों के लाइफ को ईजी बनाना, उन लोग के लिए और से नया चीज़ें प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ताकि उन लोग को क्या कर सके, अपने लाइफ को और एंजॉय कर सके और चीज़ों को और अच्छी तरह से यूज़ कर सके। समझ आए कि नहीं? ओके, वही काम है। तो नेचुरल साइंस का एक मेरा पार्ट होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज यानी कि गुण के बारे में, अलग अलग प्रॉपर्टीज का, अलग अलग चीज़ों का गुणधर्म क्या क्या होता है ना। जैसे कि मेटल आप लो, धातु का गुण क्या होता है भाई? वो डक्टाइल होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, ब्रिटल होता है, ये सभी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पार हो सकता है, यानी कि धातु का प्रवाह, आई मीन क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर करंट हो गया, ये सब का उसका प्रवाह हो सकता है, हीट का प्रवाह हो सकता है, उष्मा उससे पार हो सकता है। समझे? दैट्स वाई हम लोग धातु से बनाते हैं, तार वगैरह बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक
के लिए, समझ आया कि नहीं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वायर बनाया जाता है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करता है, उससे मेरा धारा प्रवाह होता है, समझ आया। तो ये सभी गुण होता है। कोई कोई धातु होता है जो चमकता है, तो हम लोग ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे मुझे चमकीला चाहिए, जहाँ पे वो हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, हीट उष्मा को, उस जगह पे हम लोग पेन जो घर में तब बर्तन बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि पता है कि जल्दी गर्म होके क्या गलेगा नहीं। वहीं अगर मैं रबड़ का बना दूंगा, कोई आप पेन बना लेंगे तो उसमें चाय बनाएंगे तो गल जाएगा ना। तो हम लोग वहाँ पे उस तरह का मटेरियल चाहिए, उस तरह का मेटल चाहिए, धातु चाहिए जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, हीट के चलते, उष्मा के चलते वो गले ना। तो हर एक चीज का गुण पहले समझना पड़ेगा, तब ना उसका यूज कर पाएंगे, राइट। वो सब बना किससे रहता है, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड से बना रहता है। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टीज के बारे में यानी गुण के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन यानी किससे वो मिलकर बना हुआ है, जैसे मान लो H2O, पानी के बारे में हम लोग पढ़े, तो अब आपको पता है कि पानी जो होता है वाटर, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो यहाँ से आपको पता चला कि इसका कंपोजिशन से ये बना है। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है वो बनाना चाहता है, जैसे होता है ना कि जो आपके सैटेलाइट वगैरह में जाते हैं या फिर अदर प्लेनेट में जाते हैं साइंटिस्ट वगैरह कभी के लिए, या फिर जो आउटर स्पेस में रहते हैं साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ पे पानी बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन का, आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज करके उसको कैसे बनाना वो भी जानना पड़ता है। तो ये सब हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, भाई जैसे मैंने कहा ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, मुझे पता है कि सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना वो काफी पास पास रहते हैं। लिक्विड का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, काफी दूर दूर, थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना नहीं हो पाता जितना कि मेरा सॉलिड का होता है, ठोस का होता है। फिर बात करेंगे गैस का, तो उसका मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आपस में बंध के रखता है वो काफी दूर रहता है, उसको तोड़ना बहुत ईजी होता है, वो शेप एंड साइज को तुरंत चेंज कर लेता है, आकार वगैरह चेंज कर लेता है। लिक्विड वगैरह आकार चेंज करता है लेकिन साइज चेंज नहीं करता, वो उतना को उतना ही रहता है। सॉलिड का था ना तो आकार चेंज करता नहीं, अपना ई कर चेंज करता है, शेप, समझ आए, शेप ना साइज दोनों चेंज नहीं करता है। क्लियर माय पॉइंट और नोट। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर ही है, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे पता चला, उसका स्ट्रक्चर पता चला ना, कि भाई इसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स है ना काफी अंदर में सटा हुआ है, इसीलिए क्या होता है सॉलिड जो होता है, जैसे धातु वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, सभी क्या आपका क्या सॉलिड है, ठोस है, इसको तोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है। इसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखिए तो वो अपना शेप एंड साइज को चेंज नहीं करेगा। अगर लकड़ी अगर आपका इस तरह से है तो इसको आप एक बर्तन में रखिए, ग्लास में रखिए, एक जग में रखिए या एक बाल्टी में रख दीजिए, आपका इसी तरह का रहेगा। लेकिन पानी देख लो, पानी फिर अपना शेप को चेंज कर ला, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है ना वो आपस में उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं रहता, थोड़ा दूर दूर रहता है, तो जिसकी वजह से जब उसको कहीं डाला जाता तो अपना फ्लेक्सिबल वो मुड़ जाता है, समझ, अपना शेप को चेंज कर लेता है। होता नहीं कोई इंसान होता बहुत ही कड़क होता है, वो ढीठ होता है, जिसको कहा जाता है कि आप कुछ भी बोलोगे कि भाई तुम एक थोड़ा सा झुक जाओ, सॉरी बोल लो उसको, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँगा, मेरा गलती नहीं है, होता ना। और कोई इंसान होता कि गलती नहीं फिर भी सॉरी बोलता, तो चलो सॉरी बोलने से अगर रिश्ता ठीक होता तो सॉरी बोलने में क्या दिक्कत है, समझ आया। तो उसी तरह बनना चाहिए। तो वो इस तरह है, इसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहता है, किसका, आपके लिक्विड का। अगर गैस का बारे में बहुत दूर रहता है, राइट, तो उसका शेप एंड साइज दोनों चेंज होता है। 1 किलो अगर आप गैस लिए कहीं डालेंगे तो पता चला 900 ग्राम है, कुछ ग्राम तो उड़ के चल गया, और शेप भी चेंज कर लेता है। आप बैलून में डालो तो बैलून जैसा वो ले लेगा गैस, है ना, और कोई जगह डालो सिलेंडर में डालो सिलेंडर जैसा ले लेगा, बैलून का आकार जैसा रहेगा वैसा वो ले लेगा। कौन, गैस का बात कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ पता चला, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अलॉन्ग विद सेम अदर चेंजेस बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर स्टडी। एक्शन रिएक्शन मतलब, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये मैंने पानी लिया ना, लिक्विड लिया, और पानी को मैं क्या करूंगा लो टेम्परेचर में रखूंगा। जैसे फ्रीजर हम लोग के घर में फ्रीज होता है ना, ऊपर में रख देते तो बर्फ जम जाता है, तो देखो उसका स्ट्रक्चर आप चेंज कर दिए, लिक्विड था लिक्विड से आप सॉलिड कर दिए, ठीक है, वो द्रव था द्रव से आप ठोस कर दिए। फिर क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पहले लिक्विड होगा, और गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। तो आपने क्या करा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस करा। तो आपने क्या किया, एक्शन कुछ अप्लाई, जिसके वजह से मुझे रिएक्शन देखने को मिला, एक्शन का रिएक्शन। आपने उसमें हीट दिया, हीट करा के उसमें क्या हुआ, उसका फेज को चेंज किए, पहले वो सॉलिड फेज में था, फिर लिक्विड फेज हो गया, फिर मेरा गैसियस फेज हो गया। तो ये सब फेज चेंज क्यों हो रहा, क्योंकि हम लोग वहां पे एक्शन की, जिसके वजह से कुछ मुझे रिएक्शन देखने को मिला। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, आपके केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिफाइन केमिस्ट्री, एक सेकंड मुझे सभी चीज को हटाने दीजिए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग, जितना मैंने कहा, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री को, दैट केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस का एक ब्रांच होता है, इन विच, जिसमें हम लोग द प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, कैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स, मैटर कैसे बना हुआ उसके बारे में पता लगाते हैं, अलॉन्ग विद देयर
चेंजेज क्यों? बिकॉज वहां पे कुछ एक्शन किया जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन देखने को मिलता है। ये सब चीज के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। चेंजेज कब होगा? जब उसमें कोई एक्शन करेंगे। अब कोई बॉल आप रखा हुआ फुटबॉल है, वो तब तक मूव नहीं करेगा तब तक जब तक आप फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स न लगाओ। आप लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े हैं ना? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन है जो पहला बोलता है जड़त्व का, जिसको इनर्शिया कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है, यानी जड़त्व का नियम कहा जाता है। वो क्या बोलता है कि कोई भी जो वस्तु होता है वो अपने अवस्था को बनाए रखता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगे ना। अगर कोई बॉडी चल रहा तो चलते हुए रहेगा, कोई बॉडी रुका हुआ तो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स जाकर रोके ना। अब आप बोलिएगा सर जी अगर मैं गेंद को फेंकूंगा तो एक टाइम पीरियड के बाद तो वो रुक ही जाता है, फिर गेंद को आप क्या करो, बॉल को लो, फुटबॉल लो, आप एक ग्राउंड में छोड़ दो, जोर से मारो तो कुछ देर बाद रुक जाता है। आप बोलेंगे कैसे रुका? डियर स्टूडेंट, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा है, कोई बाहरी फोर्स उसको रोकना चाह रहा है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखो जो ग्रास होता है, घास, वो भी फ्रिक्शन जनरेट करता है, उसको रोकता है। समझ आया? आप बोलेंगे सर हवा में फेंक देंगे तो? हवा में तो हवा भी हवा को चीरते हुए जाता है ना। आप कभी देखें जो बुलेट छोड़ा जाता है, बंदूक छोड़ा जाता है, उससे बुलेट निकलता है, ठीक है, बंदूक से गोली निकलता है, वो भी जब स्लो मोशन दिखाया जाता है हवा को चीरते हुए जाता है। तो हवा रेजिस्ट मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध क्रिएट करता है, उसको रोकता है उसकी गति को, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है और गिर जाता है। नहीं तो अगर वो नहीं रहना, वैक्यूम में रहना तो चलते जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी जब भी मैं कोई एक्शन देता हूँ तो उसके आगे मुझे रिएक्शन भी देखने को मिलता है। और कोई भी बॉडी रुका हुआ रहता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर कोई चलते रहता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी उसकी अवस्था, जो जिस अवस्था में वो अवस्था में बने रहना चाहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उसमें कार्य ना हो। तो वही कहा गया चेंजेस जो होता है जब बाहरी बल लगाया जाता है, बाहरी बल मतलब एक्शन किया जाता है और उसके वजह से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। होप सो कि ये चीज़ आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं हाईलाइट यहाँ से कर देता हूँ। ये मेरा डेफिनेशन रहा, सिंपल में लिख दिया हूँ DEF, मतलब डेफिनेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा। तो अभी देखो केमिस्ट्री का कैसे बीकर लेके पूरा खुश है, आप उस तरह खुश हो गए कि एटलीस्ट हाँ चलो ये चीज़ क्लियर हो गया, डेफिनेशन और किस वर्ड से बना है वो भी पता चल गया, कहाँ से बना है वो भी पता चल गया, वर्ड का मीनिंग क्या है ये भी पता चल गया। नाउ सबसे लास्ट रह जाता सर जी इसके पीछे जो इतना जानते हैं ना हम लोग, इसके पीछे योगदान किसका है, यानी कि इसके पितामह या फादर कौन है भाई, फादर कौन है बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट जो है लेविजियर जो है फादर कहे जाते हैं, यानी कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है केमिस्ट्री में। दैट्स वाई इसको केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और अगर और आप अच्छी तरह से बात करोगे तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर इसको कहे जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है? केमिस्ट है लेविजियर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसीलिए इसको ओरिजिनेटर भी कहा जाता है, यानी ओरिजिनेटर मतलब ओरिजिनेट, जो शुरुआत करता है किसी चीज़ का। तो अगर ओरिजिनेट भी कहा जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर माय पॉइंट और नोट? चलिए ये चीज़ इतना आप समझ गए, ये रहा आप लोगों का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आगे सर जी, अब बात करते हैं हम लोग ब्रांच के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट? ब्रांच, अलग अलग जो ब्रांच होता है। आप बोलेंगे सर केमिस्ट्री का ब्रांच कैसे होता है? साइंस का तो ब्रांच होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये आपका केमिस्ट्री का भी ब्रांच होता है। यस डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री जो होता है, मान लो केमिस्ट्री आप जान गए, केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, चीज़ों का स्ट्रक्चर क्या है वो जानना चाहते हैं, कैसे वो बना है उसका कंपोजिशन वो जानना चाहते हैं। उसमें हम लोग कुछ हीट का वर्क अप्लाई करके, यानी प्रेशर अप्लाई करके उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहा है। जैसे मान लो मेटल, धातु लिए, तो धातु का हम लोग क्या बनते हैं? मेटल से गाड़ी वगैरह बना जाता ना। अब वो कितना लोड के बाद टूट जाएगा तो वो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट करके फैक्ट्री वगैरह में कि इतना लोड के बाद ये टूट जाता है। तो चेयर अगर बना रहे हैं मान लो लकड़ी का, या फिर बना रहे हैं कोई प्लास्टिक का, तो हम लोग उतना ही पहले बोल देते हैं कि इससे इतना ज़्यादा लोड मत देना, है कि नहीं? तो उससे ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता, नहीं तो वो टूट जाता है। तो उसी तरह से बनाया जाता है कि एक इंसान तो कम से कम बैठ सकता है, तो उससे अकॉर्डिंग बनाया जाता है उसको। समझ आई मेरी बात की नहीं? उस तरह कोई गाड़ी बनाया जाता है जिसमें कितना लोड है, तो वो पहले बता दिया इससे ज़्यादा लोड ही बेयर नहीं कर सकता, तो वो पहले एक्सपेरिमेंट करेगा, स्ट्रक्चर करेगा, उसमें चेंजेस देखेगा। तो ये सब चीज़ कैसे पता चलता है? केमिस्ट्री के बेसिस में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इंडस्ट्रियल में कुछ काम किया जाता है, कुछ आपका मेडिकल सेक्टर में काम किया जाता है, केमिकल का यूज़ करके ड्रग्स वगैरह बनाया जाता है। ड्रग्स मतलब वो मत समझना हीरोइन वगैरह, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह को ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जहर को ही काटता है। बात समझ आए कि नहीं? इसलिए आप देखोगे जो होता है ना वेरियस तरह का, जो आप देखोगे जैसे बहुत सारा का जो सांप होता है ना, खासकर बहुत ही फेमस सांप होता है, उसका जहर निकाला जाता है। अब बोलेंगे सर उसका काम क्या होता है, क्यों वो लाखों करोड़ों में भी बिकता है? क्योंकि उससे मेडिसिन बनाया जाता है उसी जहर से, क्योंकि जहर को ही काटता है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जहर को ही काटता है, उसी से मेडिसिन बनाया जाता है। तो उसमें इम्पैक्ट देखा जाता है कि कितना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा मेडिसिन का पावर है कि आदमी को ही मार दे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग किस में स्टडी कर रहे हैं?
मेडिकल सेक्टर में कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल्स के बारे में, तो ये आपका मेडिकल सेक्टर का हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, उसको अलग कहेंगे। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, उसमें क्या क्या है, जैसे हम लोग के बॉडी में किस तरह का हम लोग अंदर का केमिकल काम कर रहा है, बॉडी के अंदर किस तरह से हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, हम लोग के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है केमिकल, हम लोग के अंदर भी पाया जाता है। हम लोग खाना जो खाते हैं उसको कैसे पचाया जाता है, भाई एसिड रहता है ना, केमिकल ही हो गया ना, वो हम लोग को उसको पचाता है, खाना को पचाता है, तो ये हो गया। फिर कुछ आपका इनऑर्गेनिक हो गया, कुछ ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन कंटेंट वगैरह रहता है, उससे मिलकर जो बना रहता है केमिस्ट्री, जिसमें नहीं रहता। तो इस सभी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करा गया है, और अभी हम लोग मैं बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। क्या आपका है, फिजिकल केमिस्ट्री। आप बोलेंगे सर ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ये मुझे बताइए। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा ना, तो उसमें क्या होता है, वेरियस तरह का जो फिजिकल मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, जिसके जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग में है, वो फिजिकल चीज़ होगा। अच्छा, फिजिकल मतलब क्या था, पहली बात तो ये जान लो, हम लोग का सिक्स सेंस जो रहता है ना, जिससे हम लोग उसको, जैसे आंख से, आंख आपका सेंस से कहा जाता है, आप देख सकते हो, आप जिससे छू के टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, उसका टेस्ट ले सकते हो। तो टंग भी एक आपका सेंस हो गया, ठीक है, आंख हो जाता है, ठीक है, हैंड आ जाता है, स्किन बेसिकली बात किया जाए, ये सब ही आ जाता है। तो ये सब, तो ये जितनी भी चीज़ है ना फिजिकल चीज़ कहा जाता है, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहा जाए, फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। और से हम लोग करते क्या है वो थोड़ा देख लो, है ना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन अलोंग विद वेरियस थ्योरी, ठीक है, वेरियस थ्योरी एंड प्रिंसिपल आर स्टडीज। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। कि भाई जैसे मान लो आपने क्या करा, जैसे मैंने कहा ना केमिकल रिएक्शन मतलब हम लोग करते हैं ना एसिड से बेस करते हैं। जैसे मान लो आपको क्या हो गया, आपने ज़्यादा खाना खा लिया और आपका अम्लीय हो गया, नहीं बोलते हैं कि मेरा पेट जो है गैस आ रहा है और मेरा पचा नहीं है खाना, ठीक है, तो आप करते क्या हो, जाके खरीदते हो इनो, इनो करते हो, बेसिकली क्या, वो बेस है, तो आपके अंदर ज़्यादा एसिड हो गया है, तो आपने क्या करा, बेस खरीदा, तो एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। मैं आपको बढ़ाऊंगा आगे चलकर केमिस्ट्री में, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन हो जाता है, उदासीन मतलब ना तो एसिड रहा ना तो बेस रहा, वो न्यूट्रल हो जाता है, तो आप फिर ठीक हो जाते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करा, केमिकल रिएक्शन कराया, समझे मेरी बात की नहीं। इसके बाद मान लो पानी अब बना रहे हो, तो पानी किससे बनता है, H2O। अभी जस्ट मैंने कहा आपको आग जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या, CO2, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना रहता है। जबकि आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 बनता है ना, CO2, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आपका एक तरह से फ्लेम, आपका काम करता है, यानी कि फ्यूल का काम करता है, फ्यूल जैसा पेट्रोल। अगर बताओ ये कहीं भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो क्या आग लगेगा, नहीं लगेगा। अब जो हम लोग माचिस मारते हैं ना, अगर वहाँ पे हवा रहा ना तो जल्दी आग लग जाता है। यानी कि एक तरह से किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है, यानी कि फ्यूल मतलब समझ लो तेल का काम करता है। समझ आए कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो जलेगा ही नहीं, आप कितनों पेट्रोल डालो, कितनों कुछ कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे गैस में जो LPG गैस हम लोग घर में लाते हैं, वहाँ भी जब बर्नर में हम लोग लाते हैं, लाइटर से जलाते हैं, तो हवा तो होना ही चाहिए, हवा के बिना आप आग लगा नहीं सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, वैक्यूम में कभी आग नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा क्या, एक तरह से समझ लो फ्यूल हो गया। अगर बात करेंगे कार्बन का, तो कार्बन क्या होता है, ये अग्निशामक। आप देखे होंगे ना, आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन का यूज़ करते हैं, ड्राई कार्बन का यूज़ करते हैं, उसको आग को खत्म किया जाए। सोचो कि एक आग को खत्म करने वाला चीज है और एक आग को बढ़ावा देता। ऑक्सीजन होगा तो आग को बढ़ावा देगा, जहां ऑक्सीजन लगा नहीं होता, हवा चल रहा है, पानी डाल के आग को खत्म कर दो, नहीं तो रात भर में कहीं जल जाएगा क्योंकि हवा बहुत चल रहा है। करते हैं कि नहीं हवा क्या कर रहा है, मेरा हवा जो वो ऑक्सीजन को और इन्फ्लुएंस कर रहा है कि चलो आग लगो और लगो, बढ़ावा दे रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उस आग को खत्म कर रहा है। लेकिन इन दोनों को मिला के हम लोग बनाते हैं CO2 गैस बना देते। बताओ, ये दोनों अलग काम है, ये अलग है। सभी बात करेंगे अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, दोनों गैस होता है, लेकिन इन दोनों से मिलके मेरा क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, जो कि बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। पानी क्या गैस है, बिल्कुल नहीं, तो मेरा लिक्विड है। समझ रहा है कि नहीं। तो सभी क्या, सभी मेरा केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो इन सब के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड यहाँ पे क्या लिखा गया है, सेकंड आपका अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर आपका थर्ड नंबर में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आ जाता है मेरा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करेंगे सर क्या होता है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट, जब भी मैं बात करता हूँ ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप समझ लो कि ये बात कर रहा है नॉट बीइंग और कंसिस्ट ऑफ लिविंग मटेरियल।
यानी कि और मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है कि कंटेनिंग नो कार्बन और स्मॉल कार्बन कंटेंट, स्मॉल कंटेंट ऑफ कार्बन, मतलब जिसमें एक थोड़ा भी कार्बन का कंटेंट नहीं रहता ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो वही चीज यहाँ पे कहा गया। देखो अभी अब बोलेंगे सर जी थोड़ा और बताइए, अभी पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10-15 सब्जेक्ट है, 10-15 टॉपिक है या चैप्टर है, ऑर्गेनिक में 10-15 टॉपिक या चैप्टर है, सब डिस्कस करेंगे, समझ आई मेरी बात की नहीं। लेकिन अभी फिलहाल समझो, पहले हम लोग जैसे बात करेंगे, ये जो आता आपका जैसे स्टेट ऑफ मैटर, ये किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, समझ आई मेरी बात की नहीं। इस तरह करते हुए ना हम लोग अभी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, तो आपको हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है, ये हो गया इनऑर्गेनिक। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यहाँ पे लिखा ही गया है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर स्टडीज, मतलब कार्बन से मिला हुआ कोई भी चीज, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिस दैट, सब आपका सी से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, समझिए मेरी बात की नहीं। जो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, जो CO2 कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है, समझिए मेरे। कार्बन से अगर मिलके बना है तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्गेन आ जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। और अगर ये नहीं रहा तो इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच ऑल द इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड देयर आपके कंपाउंड आर स्टडीज। अब बोलेंगे सर ये क्यों किया गया, देखो डियर स्टूडेंट, बस इजी समझने के लिए, इजी समझने के लिए। होता नहीं कि आपके घर में 10 फैमिली मेंबर है, या फिर आप बहुत सारा सामान खरीद के लाए, बुक भी खरीद के लाएं, कपड़ा भी खरीद के लाएं, ठीक है, ये सब खरीद के लाएं, कुछ बर्तन वगैरह आइटम खरीद के लाएं, कुछ फूड आइटम खरीद के लाएं, तो आप ऐसा तो करते नहीं हो, एक ही जगह में बुक भी डाल दिए, कपड़ा भी डाल दिए और खाना भी डाल दिए, नहीं। आप क्या करते हो भाई, खाना आपको किचन में रखो, ठीक है, या फिर अलग एक बॉक्स में रखते हैं भाई, और क्या बुक्स लाएं तो बुक को एक स्लेब में या फिर अलग एक अलमीरा में आप रखते हो। कपड़ा है तो कपड़ा का अलग आपका स्लेब है, अलग जगह है, वहां पे रखा जाता है, ताकि जब आप कपड़ा चाहिए तो कपड़ा के बॉक्स में चल जाओ, ठीक है, काउंटर में चल जाओ, अलमीरा में चल जाओ, फूड आपको चाहिए तो किचन तरफ चल जाओ, अगर बुक्स चाहिए तो आप बुक शोकेस में चल जाओ। इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है समझने में, राइट। तो दैट्स वाई इसको क्लासिफाई किया गया ताकि समझा जाए। मेन अगर मैं बात करूं सब आपका केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, और मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे जितने आपका टाइप्स होता है। जैसे बात करेंगे हम लोग बायो केमिस्ट्री के बारे में। सर जी क्या होता है बायो केमिस्ट्री, सर जी बायो, अच्छा जीव विज्ञान हम लोग जो पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी, क्या मतलब उसका कोई बच्चा मुझे बता पाएगा क्या? अगर नहीं बता पाएगा तो मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। बायो और लॉजी से मिलकर बना था बायोलॉजी। और बायो का मतलब क्या था, बायो का मतलब होता है जीव, क्या होता है मेरा, जीव। और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, और बायो मतलब होता है जीव जिसमें जान है। यानी कि हम लोग जीव जिसमें जान पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसलिए बायोलॉजी में हम लोग उन सभी के बारे में, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो एनिमल्स रहे, प्लांट्स रहे, समझ आए कि, या फिर ह्यूमन बींग रहे, चाहे उसमें सबको ही आ जाएगा, फिश आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगा, एम्फीबियंस आ जाएगा, समझ आया कि नहीं, कोई भी चीज़ आ जाएगा, सब उसमें आ जाएगा। मेरे बात क्लियर है कि नहीं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जीव, बायो केमिस्ट्री यानी समझ गए, जीव जो आपका रसायन, जीव रसायन, यानी जिसमें जीव पाया जाता है उनके बारे में स्टडी करना, उनमें देखेंगे। तो बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसमें एनिमल वगैरह आ जाएगा, प्लांट वगैरह आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, बिल्कुल हम लोग के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है, तो इस सेक्शन में इसको रखा जाता है, समझा। मान लो आपको इंसान के बारे में पता करना है, कोई भी चीज़, केमिकल रिएक्शन रहे या किस तरह का कंपोजिशन बना, हम लोग का स्ट्रक्चर वगैरह, बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, या पेड़ पौधे के बारे में, जानवर के बारे में, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जाओगे सेक्शन बायो केमिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में देख लोगे, समझ आया। तो वही कहा गया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच द केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स एंड सम अदर स्टडीज। देखो आप बोलेंगे सर ये एनिमल है, प्लांट है, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला गया ह्यूमन को। तो डियर स्टूडेंट हम लोग एनिमल में ही आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कोई अगर आपको आज इसके बाद अगर कोई बोले ना कि तुम जानवर हो, तो आप बोलना हाँ बिल्कुल हम लोग जानवर ही है। एक्चुअल में साइंटिस्ट अभी तक क्लासिफाई नहीं किया कि ह्यूमन का कोई स्पेशल कैटेगरी है, हम लोग भी जानवर ही हैं, हम लोग भी एनिमल ही है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। लेकिन हम लोग है सोशल एनिमल, मतलब सामाजिक जंतु है, समझ आया, सामाजिक जीव है, जंतु है। सामाजिक जंतु मतलब हम लोग को समाज में रहना आता है, हम लोग को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना आता है, चीज़ों को समझना आता है, ठीक है, उस समझ के हम लोग करते हैं। यानी हम लोग का बुद्धिमत्ता थोड़ा, जितने भी आपका अगर बात करेंगे लिविंग से सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो इंसान का होता है, उसको और हम लोग अपग्रेड करते रहते हैं। ज़्यादा तो डॉल्फिन का भी ज़्यादा होता है हम लोग से भी कभी कभी, ठीक है, उन लोग का भी ज़्यादा होता है। लेकिन क्या कि हम लोग उसको और अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा के उसको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना देते हैं, महान बना देते हैं, है ना। आगे चलकर साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कोई किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकता है चीज़ों को। तो क्लियर माई पॉइंट ऑफ नोट। तो करने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स को अलग रखा गया क्योंकि क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, एंड सम अदर स्टडीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे व्हाट डू मीन बाय
व्हाट डू मीन बाय, देखो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबका लोगो उसी से रिलेटेड है। देखो बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे क्या दिख रहा है, डीएनए वगैरह दिख रहा है। डीएनए मतलब डीएनए किस में पाया जाता है, प्रोडक्ट में कोई डीएनए पाया जाता है, बताइए तो। पत्थर में कोई डीएनए पाया जाता नहीं, पाया जाता ना। मेडिसिन में कोई डीएनए पाया जाता नहीं, पाया जाता। लिविंग इसमें पाया जाता है डीएनए, आरएनए, लंग्स, ये सभी चीज़, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, तो सब किसमें, जिसमें जीव पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह आरएनए हो जाता है और सेल हो जाता है। ठीक है, जो प्लांट वगैरह में पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। एनिमल वगैरह में डीएनए, आरएनए, ब्लड वगैरह पाया जाता है। आप बोलेंगे सर ब्लड तो प्लांट में नहीं पाया जाता है, मतलब उसमें भी कुछ अलग अलग पाया, सेल्यूलोज वगैरह पाया जाता है। ठीक है, चलो अब बात आ जाता है मेरा किसके बारे में, 5th नंबर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब तो आप इतना समझदार हो कि जैसे जैसे मैं टॉपिक बताते जाऊंगा आपको क्लियर होते जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लार्ज स्केल में कंपोजिशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लार्ज स्केल में क्या करते हैं, कंपोजिशन के बारे में, उससे रिलेटेड लॉ के बारे में, उससे रिलेटेड रिएक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में। सर जी क्या मतलब है इंडस्ट्रियल, थोड़ा और बताइए खुल के। देखो जैसे कि मान लो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है, जैसे मान लो पेंट बनता है, पेंट हम लोग घर में करते हो, कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में बनता है, इजंट इट। तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो आ जाएगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। और क्या किया जाता है इंडस्ट्री में, जो घर हम लोग कार वगैरह खरीदते हैं उसका पेंट वगैरह किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वहीं किया जाता है। अच्छा ठीक है। और फैक्ट्री में टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, वो भी केमिस्ट्री का ही भाग होता है। केमिकल्स वगैरह यूज़ किया जाता है, केमिकल्स डाल के रंग डाल दे, फिर केमिकल्स के थ्रू उसको इलास्टिक बना दे, और कोई चीज़ बनाए, प्रोडक्ट, हज़ार तरह का प्लास्टिक, हज़ार तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है इंडस्ट्रियल में। ठीक है, और कितना कितना तरह का कंपाउंड यहाँ पे बनता है। तो सब चीज़ में हम लोग जो इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका रहा केमिस्ट्री, वो इंडस्ट्रियल में आ गया। समझिए मेरी बात की नहीं। ठीक है, चलो यानी मान लो कोई इंसान है जो बोलेगा कि मुझे ना जानना ये है कि किस तरह से कपड़ा बनता है, उसके पीछे का केमिस्ट्री का। बोले सर कपड़ा तो सिलाई करके बनता है, वही भाई कपड़ा में कलर भी चढ़ाया जाता है, केमिकली का कलर चढ़ाया जाता है। मान लो कार को पेंट करो, केमिकली कलर किया जाता है, समझ है कि नहीं। और कुछ कुछ प्रोडक्ट जो बनता है उसमें केमिकली, भाई आपको प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, कंपोजिशन के बारे में जानना है, स्ट्रक्चर के बारे में हर कुछ जानना है। जैसे मान लो बर्तन ही बना रहे हो, तो बर्तन किसका बनाएंगे, एल्युमिनियम का बनाएंगे। इंडस्ट्रियल वाला चलो मान लेते हैं, इंडस्ट्रियल जैसे कोई मशीन पार्ट खरीदने जा रहे हो, तो मशीन आप बना, तो मशीन किससे बनता है, लोहा का बनेगा। ठीक है, या उसमें स्टील का बनेगा, तो आपको स्टील और लोहा का स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज कि कैसा वो है, क्या वो जंग लग जाएगा। जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील होता है, जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि स्टेनलेस, स्टेन मतलब होता है जंग, लेस मतलब रोधी, जंग रोधी स्टील सॉरी, जंग रोधी स्टील मतलब उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, कि उसमें क्रोमियम ऐड किया जाता है। क्रोमियम क्या करता है, जंग को रगने नहीं देता है। समझ है मेरी बात की नहीं। तो उसका प्रॉपर्टी जानोगे तब ना कि इसमें किस किस चीज से मिलता है। अब स्टील बन रहा था आयरन और कार्बन के कंपोजिशन से, आयरन मतलब लोहा रहता है, कार्बन रहता है। और कुछ हम लोग एलो एलिमेंट मिलाते हैं, जैसे कि आपका क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। टंगस्टन मिलाया जाता है ताकि टेम्परेचर को झेल सके। तो यही सब क्या करें, हम लोग स्ट्रक्चर पता कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। सॉरी। नाउ 6 नंबर बात करेंगे एग्रीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे एग्रीकल्चर के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप कितनों भी साइंटिस्ट बन जाओ, कितने भी ऊपर पद तक चल जाओ, आपको खाना तो खाना पड़ेगा। और खाना कब खाओगे, जब एग्रीकल्चर यानी किसान खेती करेंगे तभी जगह होगा, है ना। आज के टाइम पे हर एक तो बच्चा सोचता है कि नहीं मैं गांव को छोड़ के शहर जाऊंगा और जाके कमाऊंगा, खेती बाड़ी नहीं करूंगा। तो आप ये समझो कि अगर सब यही सोचेगा तो खेती बाड़ी करेगा कौन, है ना। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो करेगा कौन। आप देखिएगा आगे चलकर ऐसा हो जाएगा ना कि आप अच्छा खासा पढ़ के आपको खेती बाड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो जिंदा कैसे रहोगे। और नहीं तो भाई वही हाल होगा कि आप कमाओगे 100 रुपया और 90 रुपया का खरीद ही लोगे, आपके पास सेविंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीज़ें का रेट बढ़ते जाएगा ना। कि कोई कर ही नहीं, आज के टाइम पे कोई खेतीबाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब खेतीबाड़ी को इतना निचला समझ जाता है कि भाई जो भी खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर किसान है तब तो भाई बहुत गरीब है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा नहीं है, उसमें भी बिजनेस किया जाता है। तो आप चीज़ों को अगर परेशान नहीं करोगे तो आगे चलकर वो डिफिकल्टी हमारे लिए बनते जाएगा, राइट। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप बोलेंगे सर इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें से हम लोग बहुत सारा मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो हम लोग धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, इस तरह से कोई आप वेजिटेबल वगैरह उगा रहे हो, जैसे टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, ये सभी चीज़ हम लोग उगा रहे हैं, गाजर वगैरह उगाते हैं, जितनी भी चीज़, मूली वगैरह उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, इसमें कीट वगैरह लग जाता है। तो हम लोग आपका बहुत सारा का कीटनाशक बनाते हैं जो कि क्या रहता है, केमिकली रहता है। तो उन सब के बारे में हम लोग इस पर स्टडी करते हैं। भाई आपका अच्छी तरह से फसल नहीं हो रहा, तो कीड़ा लग गया मेरा मिट्टी में, तो उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो देखो यही इसमें कहा गया है, इंसेक्टिसाइड्स,
इंसेक्टिसाइड हम लोग डालते हैं ना, यूरिया वगैरह, यूरिया कहा जाता है, और सल्फेट वगैरह इस तरह से कहा जाता है, जो चीज़ों को डाला जाता है मिट्टी वगैरह में ताकि उसको उर्वरक बनाया जाए, ठीक है। और बहुत सारा हम लोग मेडिसिन वगैरह लाते हैं, जब हम लोग को कोई इस तरह से मान लो कोई आप सब्जी उगा रहे हो, उसमें आपका कीड़ा वगैरह लग गया है, तो हम लोग डाला जाता है। कोई ना कोई तो बच्चा है होगा ही जो बिलोंग करता है गांव से, हम लोग भी गांव से बिलोंग करते, पापा वगैरह करते थे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे खत्म हो गया, लेकिन करते थे स्टार्टिंग में, राइट। तो सभी फैमिली जो है वो गांव से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे जहाँ खेती बाड़ी होता है वहाँ पे इन सभी चीज़ का यूज़ किया था। तो उन सब के बारे में स्टडी करना, हम लोग केमिस्ट्री का ही बात है, केमिकल्स का बात है, ठीक है, उसके रिएक्शन का बात है, कंपोजिशन का बात है। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल हो गया, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक आपका मटेरियल हो गया जो हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर साइड में, ठीक है, उन सब के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, उन सब के बारे में हम लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये रहा कुछ 6 तरह का पार्ट, कुछ और बचा हुआ है, चलो इसको भी देख लेते हैं। 7th नंबर का आ जाता है मेरा क्या, मेडिसिन केमिस्ट्री। जैसे मैंने कहा मेडिसिन से रिलेटेड अब आ जाएगा। मेडिसिन से रिलेटेड मतलब देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच मेडिसिन एंड देयर कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करना, सबके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ तो इससे पहले जितने मैंने बताया है, चाहे मेरा क्यों ना रहे आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मतलब कौन सा कंपाउंड है ऑर्गेनिक में आता है, उससे क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या प्रोड्यूस है, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हर जगह पे हम लोग ये देखते ही देखते कि भाई वो किस चीज़ से बना हुआ था, कैसे वो बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चर मतलब होता है वो बनता कैसे है। जैसे आप लोहा लिए, उस लोहा को सबसे पहले हीट डाल के उसको शेप एंड शेप फॉर्म में ढाल के हम लोग बना दिए। मान लो मेरे हाथ में जो घड़ी है ये कहीं ना कहीं स्टील वगैरह से बना है, आयरन से बना, लोहा से बना है, ठीक है। तो ये तो पहले एक कच्चा माल था, लोहा था, फिर उसको क्या क्या शेप उप में ढाल के, कलर पेंट करके, अलग अलग ये करके, अटैचमेंट करके, सब चीज़ करके तब जाके ये बना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि ये घड़ी को बनाने में डिस्कवरी में दिखाया जाता है ना कैसे कैसे बनता है, ठीक है। एक आलू पे लिए, आलू से कैसे पोटैटो चिप्स बनता है, ठीक है। पोटैटो से तो पोटैटो को बल धोया जाता है, फिर ये डैश डिश किया जाता है, स्लाइस काटा जाता है, सुखाया जाता है, मसाला डाला जाता है, फ्राई किया जाता है, समझ आया। सिमिलरली हम लोग उसी तरह मेटल में भी देखते हैं। तो मेडिसिन बनाने का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। कौन कौन सा मेडिसिन जो बनता है, मान लो आप बुखार के ले लो, उसमें क्या क्या केमिकल डाला जाता है, कितना परसेंटेज में डाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर नीचे कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल या फिर मेडिसिन केमिस्ट्री में। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं सर डियर स्टूडेंट? तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, एनालिटिकल मतलब होता है क्या, चीज़ों के बारे में जानना, नया नया रिसर्च करना। अभी तक तो जितना वो बन चुका है ना, अब इसे मान लो आगे चलकर मेडिसिन के अलावा कुछ और एक नया चीज़ आए उसके बारे में स्टडी करना। तो एक तो हमेशा ब्रांचेस से देखो, मेडिसिन के बारे में जब तक नहीं पता दुनिया को, तो कोई ना कोई रिसर्च करके पता चलता, तब ना पता अच्छा चलो एक केमिस्ट्री का और एक भाग आ गया जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे, वो मेरा मेडिसिन से रिलेटेड है, तो मेडिसिन मेरा केमिस्ट्री बन गया। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग करते क्या, साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है। हम लोग इसमें प्रोसेस करते हैं, अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग इसमें प्रोसेस देखते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसमें कम्युनिकेशन करते हैं इन्फॉर्मेशन का। ये चीज़ करने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन मिला, लोगों से कम किया जाता है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग तरह का रिसर्च कर रहा है, फिर वो इंटरनेशनली प्रोवाइड करता है। अगर कोई चीज़ प्रूव हो जाता है तो कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ पाया गया, इस तरह का नया प्रॉपर्टी है जो दुनिया में अभी तक कोई भी इन्वेंशन वगैरह नहीं किया है, तो सब उससे सहमत होता है और रिसर्च किया जाता है। फाइनली वो चीज़ क्या कहते हैं, लोगों के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर लोगों तक लाया जाता है और वो चीज़ का फिर यूज़ किया जाता है। मास प्रोडक्शन पूरा वर्ल्ड इसको यूज़ करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से रोजगार भी बढ़ता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू नया रिसर्च भी होता है, लोगों के लिए लाइफ इजी भी होता है, तो ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच वेरियस सबस्टांस आर आइडेंटिफाइड, मतलब नया नया चीज़ों को पहचानना, ठीक है। एंड उसके वॉल्यूम के बारे में, मास के बारे में, उसके सबस्टांस को मेजर करना, मेजर करके हम लोग उसका कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा उसमें हम लोग अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसके बारे में और स्टडी करना, ये सभी कहा जाता है मेरा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा पूरा का पूरा सेक्शन जो वो कंप्लीट हो जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ कल के यानी इसके बाद जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ वो आपका क्या रहने वाला, फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। और याद करो मैंने जो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री आपको बताया, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मैंने बताया, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैंने केमिस्ट्री बनाई, इसमें सबसे पहला क्या बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री ही, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। जो आप देखते हो सॉलिड लिक्विड गैस, जो आपके चारों ओर से हर चीज़ बना हुआ है, लोहा ले लो सॉलिड है, पानी ले लो लिक्विड है, बर्फ ले लो वो भी मेरा सॉलिड है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ले लो कंपाउंड, तो आपको पता है सॉलिड लिक्विड या गैस होगा। वैसे प्लाज्मा भी होता है, बहुत सारे शीट भी होता है, 4th फेज और 5th फेज, लेकिन जो मोस्टली मुझे देखने को मिलता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वो चैप्टर क्या होने वाला देख सकते हो, स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या आ जाएगा, मेरा सॉलिड आ जाता है, ठीक है, लिक्विड आ जाता है और आपका गैस आ जाता है।
तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग कल के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय डियर स्टूडेंट।